हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर C3 टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड को कवर कर लिया है। आज हम मूव करेंगे यूनिट 4 पे। ठीक, तो जब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 जो है वो डील करता है आपके क्लासरूम के प्रोसेस से, कि क्लासरूम की प्रोसेस क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंड इसके कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं। ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि क्लासरूम प्रोसेस क्या है। ठीक, क्लासरूम प्रोसेस आर रेफर टू आल इंटरेक्शन, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस डूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। कि आपके डूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग में जो भी आपके स्टूडेंट ने इंटरेक्शन किया, ठीक, जो भी उसकी एक्टिविटी रही और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन तीनों चीज़ों से डील करता है आपका क्लासरूम प्रोसेस। एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आता है आपका हाउ लेसन आर डिलीवर, की लेसन को कैसे डिलीवर किया गया। ठीक है, उसका नेचर क्या था, डेमोक्रेटिक था, ऑथोरेटिव था, किस तरीके से उसको डिलीवर किया गया। एंड हाउ लर्नर आर इंगेज, कैसे आपके लर्नर आपकी क्लासरूम टीचिंग में इंगेज रहें। ठीक, एंड हाउ क्लासरूम टाइम एंड रिसोर्सेज आर मर्ज, जो भी आपके टीचिंग में रिसोर्सेस लगने वाले हैं, जिसका आपने यूज किया है अपने टीचिंग में, क्या वो टाइम के साथ मर्ज थे या नहीं थे, उनका सही से उपयोग किया गया या नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों से डील करता है आपका क्लासरूम प्रोसेस। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद आता है कि क्लासरूम का जो प्रोसेस है उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ठीक, तो जब हम बात करते हैं क्लासरूम प्रोसेस के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो इसमें चार फैक्टर आते हैं, जिसमें आपका आता है टीचर्स, लर्नर, इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन। ये चार मेन फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर, तो एक जो टीचर है उस टीचर को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसको टीचिंग स्टाइल मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से टीचिंग स्टाइल हैं, कैसे हम अपने अपने लेसन प्लान को डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि ईजिली आपका स्टूडेंट उस चीज़ों को सीख सके। ठीक, देन उसके बाद एक टीचर को कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसका एटीट्यूड एंड उसका मोटिवेशन, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक क्लासरूम टीचिंग में। जिसमें कि एक टीचर का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा, अगर वो चीज़ों को लेके मोटिवेट होगा, तो वो अपने क्लासरूम को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएगा अपने लेसन प्लान को अपने क्लासरूम में। ठीक, देन उसके बाद आता है कि लर्नर रिलेटेड फैक्टर। अब लर्नर क्या है, तो जो भी आपका स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट क्या है, जो भी आप टीच करने वाले हैं उसमें उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं है। ठीक, तो पहला वो। दूसरी बात आती है उसका बैकग्राउंड का, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर, जो उसके पॉलिटिकल फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, वो किस फैमिली से आता है। ठीक है, ये पता आपको होना चाहिए। देन उसके बाद लर्निंग स्टाइल, की उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो उसको लिख के समझ में आता है, कि सुन के समझ में आता है, कि ऐसा तो नहीं कि वो केवल पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका लर्नर है वो आपका स्लो लर्नर है या फिर फास्ट है या फिर एवरेज है। इन सारे चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसका मोटिवेशन का लेवल, कि वो आपका जो भी आप टीच करने वाले हैं उससे वो मोटिवेट है कि नहीं। ठीक है, देन उसके बाद उसका पार्टिसिपेशन, कि आपके के टीचिंग लर्निंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो कितने लेवल का कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन उससे फिर आप उन चीज़ों को दूर करने के काम करेंगे, जिससे कि आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट करे। ठीक, देन उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब बात आती है कि इन्वायरमेंट में क्या होगा, तो इन्वायरमेंट में जो आपका क्लासरूम है उसकी साइज़ क्या है।
ऐसा तो नहीं कि आप टीचर एक हैं और जो कि उसमें खच्चे में 100 बच्चे हैं बैठे हुए, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप एक एक से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या आती है कि लाइटिंग, उसमें लाइटिंग व्यवस्था सही है भी या नहीं, ये पता चले कि आगे का बेंच का बच्चा दिख रहा है, थर्ड के बाद दिख ही नहीं रहा है, तो आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, बैठने की जो व्यवस्था है वो कैसी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब तक बैठने की सीटिंग वाली चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी तब तक वो स्टूडेंट आपके टीचिंग में, लर्निंग में जो है कि इन्वॉल्व नहीं होगा। देन उसके बाद आता है रिसोर्सेज कि आपके जो है कि इन्वायरमेंट में रिसोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टीचिंग रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं। देन अगेन उसके बाद आपका आता है नॉइस लेवल कि जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वो जो वहाँ पर का वातावरण है उसके आसपास शोर तो नहीं है, कहीं फैक्ट्री तो नहीं लगी है, अगर फैक्ट्री लगी होगी या कोई शोरगुल होगा तो वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इफेक्ट करेंगे, ठीक। देन उसके बाद बात आती है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या होता है कि करिकुलम डिज़ाइन, कि जो भी आप टीच कर रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन में, उसकी करिकुलम का डिज़ाइन क्या है, ठीक है, उसका टाइम टेबल क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट क्या है एंड उसकी पॉलिसी क्या है, ठीक। ठीक। जिसमें बात हम करेंगे कि टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब कि पहले आपको फर्स्ट पीरियड में भेज दिया गया, फिर लास्ट में भेज दिया गया, फिर कभी आपको थर्ड में भेज दिया गया, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल टेम्परामेंट है वो स्थिर नहीं रहता है, आप सही तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी आप जो है कि आपके टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। आई होप कि आपको यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं क्लासरूम प्रोसेस के, ठीक। तो जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इसमें पहला आपका आता है कि मैनेजिंग लार्ज एंड डाइवर्स क्लासरूम, कि आपका जो क्लास है अगर वो लार्ज है, वो डाइवर्स है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, चैलेंज नंबर 1। जब उसके बाद आता है आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड जो कि पार्टिसिपेशन, कि आप कैसे मेंटेन करेंगे पार्टिसिपेशन को। ऐसा तो नहीं कि आप एक ही स्टूडेंट बोला जा रहा है, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, तो आपको एक लिमिटेड टाइम देना होगा पार्टिकुलर अलग अलग स्टूडेंट को, कि आपके पास इतना टाइम है, उतने में आप अपनी जो भी चीज़ें हैं पूछिए या बोलिए। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन, मतलब आपका जो क्लासरूम का टीचिंग है वो फॉर्मल ही होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, ठीक। देन उसके बाद आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम को मैनेज करना होगा, जो भी आपको टाइम दिया गया है उस पार्टिकुलर टाइम में आपको अपने सिलेबस को पूरा करना है एंड इंश्योर करना है कि डीप लर्निंग भी हो जाए, ठीक। देन उसके बाद आपका आता है कि आपको करना है एसेस, अपने स्टूडेंट को आकलन करना है और जो है कि फेयर तरीके से करना है, ये नहीं कि बाइसनेस होके, आपको बाइसनेस होके अपने लर्नर का जो है कि असेसमेंट नहीं करना है, तो असेसमेंट कंटिन्यूस करना है, पर डे करना है अपने स्टूडेंट का, ठीक। देन उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिस, कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने क्लासरूम टीचिंग में, कैसे उसको आप एकीकृत करेंगे और कैसे इंक्लूसिव जो है कि प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें कि सबको शामिल करेंगे आप, ठीक। ये चीज़ें होती हैं आपकी क्लासरूम प्रोसेस में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है कि चैलेंज करती हैं। जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो इसमें हम लोग बात करते हैं लेसन प्लान की, कि जो आपका लेसन प्लान हो वो पहले उसके उद्देश्य जो हों वो क्लियर हों और जो है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग में हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका प्रायोरिटाइज हो कंटेंट, ऑडियो और ओवरलोडिंग, कि आप इसमें क्या हुआ कि आपको प्रायोरिटी देने हैं आपके एसेंशियल कंटेंट को और अवॉइड करना है ओवरलैपिंग को, मतलब आपको उसमें वही चीज़ें रखनी है जो एसेंशियल हो, ये नहीं कि खूब भर भर के एकदम आपने अपने सिलेबस में रख दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, बस कूड़ा आप डाल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए।
ठीक। देन उसके बाद आपका आता है यूज ट्रांजिशन टाइम इफेक्टिवली बिटवीन एक्टिविटी। जो भी आपको टाइम दिया गया है उसको आप जो है कि अच्छे तरीके से यूज कीजिए। देन उसके बाद है कि आप जो है बैलेंस कीजिए एक्सप्लेनेशन को, डिस्कशन को और आकलन को, असेसमेंट को। मतलब कि आप जब अपने क्लासरूम में गए हैं, आप टीच कर रहे हैं, तो जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 40 मिनट मिला तो 40 मिनट आप जो है कि एक्सप्लेन ही किए जा रहे हैं, एक्सप्लेन ही किए जा रहे हैं, नहीं। उसके बीच में आपको क्या है कि डिस्कस भी करना है अपने स्टूडेंट से। यानी जब आप स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग भी करनी है, ताकि आप एसेस कर सकें कि उसको समझ में आया कि नहीं। ठीक, ये चीज़ें होती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट में। देन हम लोग अब बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, कि कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल कैसे इफ़ेक्ट करती है क्लासरूम प्रोसेस को, और कैसे ये जो है कि चैलेंज के रूप में है। तो यूज क्लियर सिंपल एंड एंगेजिंग लैंग्वेज। एक जो टीचर है उसको यूज करना चाहिए क्लियर एंड सिंपल और इंगेजिंग लैंग्वेज, ताकि आपका स्टूडेंट आपके क्लासरूम टीचिंग में इंगेज हो सके। ठीक। एक टीचर को मेंटेन करना चाहिए आई कांटेक्ट, अपने स्टूडेंट से आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है आपको। देन उसके बाद क्या है कि इनकरेज करना है टू वे कम्युनिकेशन, अर्थात आप ही अपने साइड से बोलिए मत, स्टूडेंट को भी बोलने का मौका दीजिए, उसको बोलिए कि वो अपने साइड से बोले, ताकि उसने क्या समझा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होना चाहिए। एंड उसके बाद एक टीचर को क्या होना चाहिए कि बी एम्फेथिकल होना चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि लर्नर का रोल क्या है। तो जब हम बात करते हैं लर्नर की, तो लर्नर जो है वो एक्टिव जो है कि पार्टिसिपेंट करना चाहिए उसको क्लासरूम के टीचिंग में, ना कि उसको पैसिव लिसनर नहीं होना चाहिए कि वह चुपचाप बैठ कर सुन रहे हैं, नहीं, उसको एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव होकर पार्टिसिपेंट करना चाहिए क्लासरूम टीचिंग में। देन उसको इंगेज होना चाहिए ग्रुप का जो वर्क है उसमें, उसको इंक्वायरी करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए जो भी टीचर टीच कर रहा है उस पर। एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने सेल्फ लर्निंग की, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरीके से पढ़ूँगा, ठीक, और कब तक चीज़ें मैं क्लियर कर लूँगा। देन उसके बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। आपका जो स्टूडेंट है उसको क्या है कि उसको चिंतन करना चाहिए अपने लर्निंग के एक्सपीरियंस पे कि उसने क्या सीखा। ठीक है। तो और उसके बाद उसको अपने टीचर को फीडबैक देना चाहिए कि सर हमको अच्छा लगा, हमको ये समझ में आ गया। जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका रोल क्या है कि आप जो है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट करें, ध्यान से सुने। देन उसके बाद आप इसको एक्वायर करें, खोजें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। ठीक। देन उसके बाद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सर ने इतने वीडियो डाल दिया है तो मुझे इतना देर में इसको ख़त्म कर लेना है, समझ लेना है। देन उसके बाद फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि सर ने जो पढ़ाया वो मुझे कहाँ तक समझ में आया। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही हो पा रही हैं कि नहीं। अगर सही हो पा रही हैं तो मैं कमेंट करूँ कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, समझ में आ गया, आपके क्वेश्चन यहाँ यहाँ फंसे थे, हो गया। ये एक रोल होता है लर्नर का। तो एज ए लर्नर आपका रोल है। आई होप कि आप जान गए होंगे। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग।